टॉप फ्लैक्सी कैप फंड्स 2026। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्लैक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो नाम से क्लियर है ना, फ्लैक्सी कैप। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे दूसरे मार्केट कैप्स में ना, अगर कैटेगरीज देखें दूसरे कैटेगरीज, तो वहाँ तो रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे लार्ज कैप में मिनिमम 80% आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हुआ, तो मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और स्मॉल कैप में मिनिमम 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और मल्टी कैप में मिनिमम 25%। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह मिनिमम 25% करना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इस कैटेगरी को बेस्ट कैटेगरी माना जाता है, या फिर वन ऑफ द बेस्ट तो एटलीस्ट आप ज़रूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए। किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें, उससे कम में इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करें। देखिए फ्लैक्सी कैप में ज़्यादातर जो फ्लैक्सी कैप्स मिलेगा ना, वहाँ पे लार्ज कैप्स का एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और रिलेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम रहेगा। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मिनिमम 5 ईयर्स का रखें तो अच्छा होगा। मैक्सिमम जितना रखें ना, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जितना लंबा रखेंगे उतना अच्छा है। बस शॉर्ट टर्म नहीं रखना है। और वैसे फ्लैक्सी कैप फंड जहाँ की स्मॉल कैप और मिड कैप का भी एक्सपोजर ज़्यादा है, कुछ फ्लैक्सी कैप्स वैसे मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे ट्राई करें कि मिनिमम 7 to 8 ईयर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। अब है कि किन किन बातों को हम चेक करें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दौरान। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और इसको डिटेल में वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ना सोच रहे होंगे बस मुझे फ़ंड का नाम बता दो, दैट्स इट। सोचने समझने से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हार्ड एंड मनी ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, बट एनी हाउ वीडियो के लास्ट में मैं डिटेल में इसको कवर करूँगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखिए। कंसिस्टेंसी देखें, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ना, पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल सही बात है कि फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि जो पास्ट में वो फ्यूचर में भी होगा, और फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस हमें कॉन्फिडेंस देता है कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी में सिस्टम इन प्लेस है, प्रोसेस इन प्लेस है, ये टीम वर्क है ना। फंड मैनेजर का काम कैसा चल रहा है, रिसर्च टीम का काम कैसा चल रहा है, कंप्लायंस टीम का काम कैसा चल रहा है, सब कुछ मिलजुल कर काम होता है, तभी लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सबका परफॉर्मेंस हमें चेक करना चाहिए, और बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा है, और साथ ही उसी कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके साथ परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। ये सब मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब हमें ज़रूर करना चाहिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी और सेक्टर एलोकेशन भी चेक करना चाहिए कि भाई किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया गया है। उसी तरह से स्टॉक पोर्टफोलियो में देखें कि डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही बहुत बड़ा एक्सपोजर ले लिया गया है। अगर वैसा किया जाता है तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब आपको देखना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूटेबिलिटी। कोई फंड कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो वहाँ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सूटेबिलिटी कैसे पता चलेगा, वीडियो में आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना सभी कुछ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लैक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उसके बाद मैं आपको टॉप 3 फ्लैक्सी कैप फंड्स भी बताने जा रहा हूं, और साथ ही वो पैरामीटर्स भी बताने जा रहा हूं जिसके आधार पे आप भी खुद के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप फंड्स के डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ स्कीम नेम है, उसके बाद आप AUM चेक कर सकते हैं, और रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है यहाँ पे, और साथ ही बेंचमार्क का भी रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो ऑफकोर्स आप कंपेयर करेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस है। लाइक सबसे ऊपर क्या है, 360 डिग्री 1 फ्लैक्सी कैप फंड। तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 5.65%, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न कितना है 0.79%। तो ऑफकोर्स बेंचमार्क से बहुत अच्छा है। तो लास्ट 1 ईयर का बोला जा सकता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है।
यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स का आपको कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, जैसे अबेकस है ना, तो नया फंड है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसका रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एवम एटलीस्ट सब फंड्स का आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए इन फंड्स को, टॉप फंड्स को सेलेक्ट करने का एक तरीका ये हो सकता है ना कि वैसे फंड्स जिनका इवन 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, या फिर एवम बहुत छोटा है ना, 1000 करोड़ से भी छोटा है, तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फंड्स को हाईलाइट किया है ना, इस सारे हाईलाइटेड फंड्स अगर आप देखेंगे तो या तो एवम बहुत छोटा है या फिर 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है इन फंड्स को, तो इनको हम हटा सकते हैं क्योंकि इनका सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जो कि हम चेक कर सकें। और अगर एयूएम छोटा है तो सही बात है ना, इतना छोटा एयूएम अगर मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आ गया तो ये जो छोटा मोटा एयूएम बचा है वो भी ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगा और फंड को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर किसी ने इन फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो क्या करें भाई? परफॉर्मेंस देखिए ना, अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, परफॉर्मेंस अच्छा चला है तो क्या दिक्कत है? देखिए अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आता है तब तो दिक्कत है, अगर किसी ने ऑलरेडी किया हो परफॉर्मेंस देखिए, अब यहाँ सबका परफॉर्मेंस देख सकते हैं ना, जैसे 360 डिग्री 1 का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, बजाज का भी देखें तो परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, उसके बाद हेलियोस कैपिटल का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, एनजे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है, नेगेटिव है, नावी का परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है, सैमको का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, श्रीराम भी बीट नहीं कर पा रहा है, ट्रस्ट बीट कर पा रहा है, टॉरस भी बीट नहीं कर पा रहा है और यूनिफाई बीट कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि सिर्फ 1 साल के आधार पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फ़ंड अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है। अगर बेंचमार्क से थोड़ा बहुत कम रिटर्न दे रहा है, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो आइडियली हमें टाइम देना चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि एटलीस्ट 2-3 साल का टाइम दें। अगर आपने सोच समझकर फंड में इन्वेस्ट किया है तो सिक्लिकल होता है, कभी थोड़ा अप कभी थोड़ा डाउन, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आता है किसी फंड में ना, तभी हमें निकलना चाहिए, थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ और फंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि भाई बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फंड्स को भी हाईलाइट किया है और साथ ही रिटर्न्स को भी हाईलाइट किया है। इन रिटर्न्स को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि वैसे फंड्स जो कि 2 या 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो रिलेटिवली बोल सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोला वो ख़राब है, बोल सकते हैं थोड़ा कम अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंड्स को तो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, SBI जैसे हो गया या फिर UTI हो गया। SBI देखिए किसी भी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, और अंडर परफॉर्मेंस सभी जगह है। उसी तरह से UTI जो कि बहुत अच्छा फंड हुआ करता था कुछ साल पहले तक, लेकिन अब इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। और बाकी फंड्स को भी मैंने हाईलाइट किया है, वहाँ भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे कुछ फंड्स हैं फाइनली जिसको आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। देखिए बेंचमार्क के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ही फंड्स हैं जो कि कभी कभी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। तो अगर इस तरह का फंड है पोर्टफोलियो में तो आइडियली कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फंड्स हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो जाए कि नहीं ये सब तो ठीक है, इतने सारे फंड्स अच्छे हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3 फंड्स अगर सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 3 फंड्स का डिटेल्स आपको दे देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको उन सारे पैरामीटर्स के बारे में भी बताऊँगा जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए अच्छे फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त। हाँ, यहाँ पे 3 फंड्स मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही 3 फंड्स अच्छे हैं। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे। बहुत सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा चल रहा है। अगर पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पे AUM आप चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, टर्नओवर रेशियो कितना है, मतलब साल में कितना ज़्यादा चर्निंग स्टॉक का बाय सेल कर रहे हैं, P रेशियो, पोर्टफोलियो P रेशियो क्या है, और उसके बाद मार्केट कैप एलोकेशन की, लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, ओवरऑल इक्विटी में कितना एक्सपोजर है। यहाँ पे इक्विटी में देख रहे हैं ना, आपको कम लग रहा है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? तो बाकी का पैसा या तो कैश में रखा हुआ है या फिर कैश इक्विवेलेंट में रखा हुआ है या फिर डेट में रखा हुआ है, वेरी शॉर्ट टर्म डेट, या फिर रीट्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे AUM वाइज देखें तो देखिए HDFC और पराग पारेख बहुत बड़ा AUM हो गया है, ह्यूज
ठीक है। बड़ा AUM के कारण रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि भाई ये लोग मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। तो देखिए पराग पारेख, देखिए यहाँ पे पराग पारेख पहले भी बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोजर नहीं लिया करता था मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अब तो चाह कर भी बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा। और रिलेटिवली HDFC में तो अभी भी एक्सपोजर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ICICI में है, ह्यूज, और खासकर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो यही देखिए सूटेबिलिटी, यही मैं बोलता हूँ, आपको डिसाइड करना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा लार्ज कैप चाहिए या फिर मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, ठीक है। ये सब भी फ़र्क पड़ेगा। ये बात सही कि फंड मैनेजर बेसिस मार्केट कंडीशन चेंजेस करेगा, लेकिन मोस्टली आपको पहले से ही एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि ये जो फंड है वो कैसे मैनेज करता है। जैसे पराग पारेख आपको पहले से रफ़ आइडिया है कि भाई ज़्यादा लार्ज कैप में ही होगा, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, जबकि ICICI एग्रेसिवली चेंज करेगा। HDFC में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि AUM भी बड़ा हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे ना, तो इनका बड़ा है AUM, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, जबकि इसका AUM छोटा है ICICI का, लेकिन ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप, खासकर स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया गया, इसीलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा मिल रहा है आपको। टर्नओवर देखिए तो तीनों का ही कोई ज़्यादा चर्निंग नहीं होता, लेकिन HDFC का रिलेटिवली बहुत कम चर्निंग है। P रेशियो देखिए ना, आपने सुना होगा पराग पारेख वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, तो इससे पता चलता है। देखिए P रेशियो कितना कम है, 17, और HDFC भी मोस्टली ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इसीलिए इसका भी कोई खास नहीं है, 22 के आसपास है। ICICI प्रू का रिलेटिवली ज़्यादा है क्योंकि इसने स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। तो यहाँ पे ये मोस्टली इसको बोल सकते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, जबकि इन दोनों को ब्लेंड बोलेंगे। देखिए 17 है, इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, लेकिन हाँ यहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में किया गया, इसीलिए P रेशियो इतना कम आ रहा है। तो ये सारे डिटेल से आपको सूटेबिलिटी पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए कौन सा फंड ज़्यादा सूटेबल है। पराग पारेख में आपको रफली 12% के आसपास फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर मिलता है। पराग पारेख में तो मैंने रिसेंटली एक डिटेल वीडियो भी पब्लिश किया हुआ है, वो भी आप जाकर हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं अगर इस फंड को डिटेल में समझना चाहते हैं। अब कुछ और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है, हमें फंड्स का चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ईयर और 5 ईयर का डिटेल्स है। तो 3 ईयर का स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फ़ा, उसी तरह से 5 ईयर में भी ये डिटेल्स है। तो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या पता चलता है कि जो मीन है, एवरेज रिटर्न है, उससे कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा उसको माना जाएगा कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। बीटा मार्केट के रिलेटिव टू किस तरह का परफॉर्मेंस है, ठीक है। शार्प रेशियो से पता चलेगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, मतलब कि कितना रिस्क लेकर कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है। अल्फ़ा से रफली पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना आउट परफॉर्मेंस है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप चेक करें तो रिलेटिवली ICICI का थोड़ा ज़्यादा है, उसी तरह से बीटा भी इनका थोड़ा ज़्यादा है, और शार्प रेशियो देखिए तो इन दोनों फंड्स के ऊपर वाले फंड्स का थोड़ा ज़्यादा। देखिए शार्प रेशियो अगर 1 के आसपास है तो माना जाएगा कि अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अगर 1 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा, और 2 के आसपास है तब तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाएगा। और अल्फ़ा तो देखिए सबका अच्छा है ना, बेंचमार्क को तो ये लोग बीट कर ही पा रहे हैं, तीनों का ही अच्छा है। 5 ईयर भी देखें तो ICICI का तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, रिलेटिवली नया फंड है ना, इसलिए मैंने नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों का आप कंपेयर कर सकते हैं। तो शार्प रेशियो के मामले में यहाँ भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, अल्फ़ा भी दोनों का ही अच्छा है। तो ये तीनों ही फंड्स रिलेटिवली देखें परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो भी टॉप फंड्स मैंने सेलेक्ट किया, या फिर आपको जब इन्वेस्टमेंट करने जाना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स आप चेक करेंगे ताकि खुद के लिए कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले तो जो ईजीएस्ट तरीका है वो है कंसिस्टेंसी, जो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। परफॉर्मेंस देखें ना, लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सिर्फ 1-2 साल, लास्ट 1 या 2 ईयर के रिटर्न के आधार पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर कोई फंड ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अंडर परफॉर्मेंस का चांसेस बढ़ जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। कंसिस्टेंट फंड्स देखें कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसा चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया ना, बेंचमार्क से कैसे कंपेयर करेंगे या दूसरे टॉप फंड से हम कैसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद रोलिंग रिटर्न आपको अगर मिल रहा है तो उसे भी चेक करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली रोलिंग रिटर्न जो है वो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं ना उसको पेड करके रखा है, मतलब पैसा देंगे तभी आप वो डिटेल चेक कर सकते हैं।
तो अगर कहीं फ्री में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप चाहें तो पेड सर्विस कहीं से लेकर रोलिंग रिटर्न आप चेक कर सकते हैं ना, तो वो भी काफ़ी अच्छा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सही बात है, ज़्यादातर फंड्स ऊपर जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन जब मार्केट में बड़ा गिरावट आता है तब परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लॉन्ग टर्म का जो परफॉर्मेंस है या रिटर्न्स है ना, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ऊपर जा रहा है ठीक बात है, लेकिन गिरा तो अगर आपका बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो फिर वापसी में आपको टाइम लग जाएगा और जो ओवरऑल रिटर्न है वो भी काफ़ी घट जाएगा। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि जब मार्केट में बड़ा फॉल होता है तो आपका फंड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। देखिए, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, आने वाले वीडियोस में मैं उन सभी पॉइंटर्स को आपके लिए कवर करूँगा डिटेल में। एक वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट हाँ धीरे धीरे मैं सारे पॉइंटर्स को कवर करूँगा। उसके बाद फंड मैनेजर देखेंगे ना कि भाई एक्सपीरियंस कैसा है, स्टेबिलिटी कैसा है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, वहाँ पे पोर्टफोलियो क्वालिटी चेक करेंगे, कंसंट्रेशन की पर्टिकुलर स्टॉक या फिर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं, अगर वो है तो रिस्क बढ़ जाता है। मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है। क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमें उन कंपनीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ऑफकोर्स हम चेक कर सकते हैं कि भाई क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, और ज़्यादातर एक्सपोजर कहाँ लिया गया है। उसके बाद ऑफकोर्स रिस्क रेशियो, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको अभी दिखाया, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, अल्फा, ये डिटेल्स भी चेक करने चाहिए। 3 ईयर, 5 ईयर, अगर 10 ईयर का मिल रहा है तो वो भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर कम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम है उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं। तो अगर किसी का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसके लिए जा सकते हैं। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर दो ऐसे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा है तो जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा उसको हम चुनेंगे। AUM भी चेक करेंगे, बहुत छोटा AUM है तो ऑफकोर्स हमें अवॉइड करना चाहिए, 1000 करोड़ से भी कम है मान लीजिए। उसी तरह से अगर बहुत बड़ा AUM है तो वहाँ भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पे हमें अपना कंफर्ट देखना होगा कि हमें इस तरह का फंड चाहिए या नहीं चाहिए, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर ना, चर्निंग स्टॉक्स का बाय सेल कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बाय सेल हो रहा है तो रिस्क वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जहाँ चर्निंग हो रहा है उसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, अगर रिस्क है थोड़ा ज़्यादा तो मैं उसे बेयर कर सकता हूँ, तो ठीक है भाई, आपका पैसा है, अगर आपको सही लग रहा है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी समझने की कोशिश करें ना, ग्रोथ, वैल्यू, ब्लेंडेड, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया। ग्रोथ तो हुआ कि भाई जहाँ पी रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, वैल्यू में थोड़ा पी रेशियो कम देखने को मिलेगा, और ब्लेंड मीन्स ग्रोथ और वैल्यू दोनों का मिलाकर। तो देखिए, ज़्यादातर जो फंड्स हैं ना ऑफकोर्स ब्लेंडेड हैं, लेकिन कुछ फंड्स हैं जहाँ की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ फंड्स हैं जहाँ की ग्रोथ ज़्यादा होता है। अगर किसी को फ्लैक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कितने फ्लैक्सी कैप, तो देखिए एक फ्लैक्सी कैप सफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्लैक्सी कैप हम रख सकते हैं। ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे चेक कर लें कि दोनों का जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। म्यूचुअल फंड है ना, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो 20-30% के आसपास भी अगर ओवरलैप है और दोनों फंड्स बहुत अच्छे हैं तो चलेगा। लेकिन 40%, 50%, 60% इस तरह का पोर्टफोलियो ओवरलैप आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। और ट्राई करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं ना, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, क्योंकि वहीं पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और रिटर्न्स बढ़कर आएंगे। लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। पोर्टफोलियो रिव्यू ट्राई करें कि क्वार्टरली एक बार ना, या फिर एटलीस्ट ट्राई करें 3 से 4 महीने में एक बार परफॉर्मेंस जरूर चेक कर लें। बेंचमार्क के मुकाबले कैसा चल रहा है, दूसरे जो अच्छे फंड्स हैं उसके मुकाबले कैसे चल रहा है। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी फंड को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, कम से कम 2-3 साल, ताकि वहाँ परफॉर्मेंस वापस आने का मौका मिले। जल्दबाजी में किसी भी फंड से हमें नहीं निकलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सतर्क रहें, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, और एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस फंड को थोड़ा टाइम दें। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ना, 1-2 साल का रिटर्न देखकर, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर सिर्फ 1-2 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करेंगे तो अगेन हर एक साल आपको ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलेगा ना, जो टॉप परफॉर्मर है वो चेंज करता रहेगा। कितनी बार फंड्स आप चेंज करेंगे, इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़े।
और कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।